साइबर फ्रॉड की, साइबर ठगों की, क्योंकि आप पर साइबर ठग की नजर है। साइबर फ्रॉड ऐसा कोई वक्त नहीं गुजर रहा है जब कोई ना कोई इसका शिकार ना बन रहा हो। साइबर क्राइम इस संक्रमण की शक्ल अख्तियार कर चुका है और क्या पढ़े लिखे, क्या गांव कस्बे के भोले भाले लोग, सब पर साइबर ठगों की नजर है। लोगों के पास तरीके इतने हैं कि समझना मुश्किल। तभी तो अकेले राजधानी भोपाल में 8 महीनों में साइबर क्राइम की 4104 शिकायतें दर्ज हुई है। 8 महीनों में भोपाल में 41 करोड़ की साइबर ठगी हो गई है और साइबर ठगों का ये जाल भोपाल तक ही सीमित नहीं है। तो आज हम इसी गंभीर संकट पर बात करेंगे और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले हमें रिपोर्ट देखना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में साइबर ठगी नहीं रुक रही है और राजधानी भोपाल में ही हर दिन करीब 17 लाख रुपए का फ्रॉड हो रहा है। साइबर ठग रोजाना नए नए तरीके अपनाकर लोगों की खून पसीने की कमाई एक झटके में उड़ा देते हैं। कई बार पीड़ित जब पुलिस के पास पहुंचता है तो उसकी शिकायत बस एक आवेदन बनकर रह जाती है। साइबर ठगी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, रिपोर्ट देखिए। मैम देखिए, मैं आपको बिलीफ देता हूँ, आप एक बार बिलीफ करके देखिए। अगर आपका पैसा मुझे देने का नहीं होती मैम, तो सबसे पहले ये नंबर आपका ब्लैक लिस्ट में डाल देता। ठीक है, तो आप एक बार बिलीव कीजिए मैम। देखिए, आपका भाई जैसा मैं होऊंगा या बेटे जैसा होऊंगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप बिलीव कीजिए, पेमेंट आपको मिल जाएगा सुबह तक। ओके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली श्वेता एक हाउसवाइफ हैं। बच्चों की फीस के लिए पैसे जोड़े थे। गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होने की वजह से श्वेता ने सर्च इंजन से कस्टमर केयर का नंबर निकाला, लेकिन समाधान नहीं मिला, बल्कि बड़ी समस्या से पाला पड़ गया। दरअसल श्वेता अनजाने में साइबर ठग से बात कर रही थी। अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए जैसे ही पिन डाला, अगले ही पल श्वेता के खाते से पूरा पैसा जा चुका था। मैंने रिचार्ज करने के लिए अपने फ़ोन पे गई और रिचार्ज करी, तो वो मेरे में ना होके मेरे हस्बैंड में हो गया। फिर उसके बाद मैंने कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा गूगल पे और वो शो किया सर पूरा कि ये एयरटेल कस्टमर केयर है, यहाँ आप बात कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया उस नंबर पे। जब मैंने क्लिक किया और बात करी, और बात करते करते उसने बोला ठीक है मैडम, हम पैसा भेज रहे हैं, आप देख लीजिए। अपना बैलेंस चेक करने के लिए मैंने अपनी पिन डाली। मैं कोई पिन किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ, बस मैं अपना मोबाइल में पिन डाली और मैं अपना टोटल बैलेंस चेक कर रही हूँ। बस मैंने चेक किया, फटाफट मेरे पैसे कट गए। 61,000 रुपये करीब मेरे कट गए सर फ़ोन पे पूरे। मेरी मेहनत का ही पैसा था, मैंने रखा हुआ था बच्चे की फ़ीस के लिए, बिजली का बिल पटाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ सर, और बड़ा दुख मुझे इसी बात का हुआ कि मेरे पैसे चले गए। लेकिन सर ये जो साइबर क्राइम बना हुआ है, ये सब किस लिए है सर? कोशिश कर रही हूँ, जा रही हूँ, वहाँ फिर से जाऊँगी, मुझे नहीं लगता सर कि मेरे पैसे मुझे मिलेंगे वहाँ से। गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन के माध्यम से अगर आप अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करने के लिए नंबर ढूंढ रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि साइबर ठगों की नज़र यहाँ पर भी है। जिस नंबर पर आप फ़ोन कर रहे हैं वो किसी साइबर ठग का भी हो सकता है और आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। साइबर ठग अब पुराने तरीके छोड़कर नए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं। बिना ओटीपी दिए भी या बिना किसी लिंक पर क्लिक किए भी बेहद ही आसानी से आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। 8 महीनों में भोपाल में साइबर क्राइम की 4104 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसी दौरान राजधानी में 41 करोड़ की साइबर ठगी हो गई। हर दिन करीब 17 लाख रुपए से अधिक की ठगी हो रही है। प्राइवेट नौकरी वाले 885 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। 1732 ग्रेजुएट लोग ठगी का शिकार हुए। 153 मिडिल स्कूल पास भी ठगे गए। बिजनेस क्लास के 352 लोग शिकार बने। सबसे ज्यादा 15 से 25 साल की उम्र के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। साइबर क्रिमिनल तरीके ज़रूर नए अपना रहे हैं, परंतु वो खेलते हैं वो आपके डर पे, आपके आलच पे, आपके लालच पे। साइबर क्रिमिनल्स अब जो हम लोगों को देखने में आ रहा है, उसमें एक नया मोडस ऑपरेंडी देखने में आ रहा है, जिसमें वो आपको डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहते हैं, और उसके बाद आपको वो पुलिसकर्मी बन के, कभी सीबीआई, कभी एनसीबी, कभी एनआईए के अधिकारी बन के आपको एक वीडियो कॉल पे लेंगे। इसके अलावा एक और फ्रॉड चल रहा है आजकल काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम टास्किंग फ्रॉड कहते हैं। आपके पास लिंक आएगा, आपसे कहा जाएगा घर बैठे पैसे कमाएं। तीसरा इसी तरह से शेयर मार्केट का फ्रॉड देखने में आ रहा है, जिसमें इसी मोडस ऑपरेंडी से आपको कहते हैं कि एक नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है। पेंशन फ्रॉड में आमतौर पर ट्रेजरी अफसर बन के बुजुर्गों के पास फ़ोन किया जा रहा है, और बुजुर्गों को फ़ोन करके कहते हैं कि हम ट्रेजरी से बोल रहे हैं, आपकी जो पेंशन रिलीज़ होनी है उस
पेंशन के कुछ कागजात कम है, तो आप हमको अभी हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर आप अपना KYC अपडेट कर दीजिए। 3 शब्द, डर, आलस और लालच। कोई भी मैसेज, कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी चीज़ अगर आपके इन 3 भावनाओं में से आपकी किसी भी एक भावना को या एक से ज़्यादा भावनाओं को जागृत करती है, तो सतर्क हो जाएं। अब तक सामने आए मामलों से पता लगा है कि 92% मामलों में लोग लालच के कारण साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। 6% मामलों में लोग ज़रूरत के चलते ठगों के जाल में फंस जाते हैं। केवल 2% ऐसे मामले हैं जब कंप्यूटर या मोबाइल हैक होने से साइबर अपराध होता है। एवरेज 20 के करीब हमारे 20 के 25 के लगभग शिकायतें आती हैं, उनको हम एंटरटेन करते हैं। और इसमें फिर हम लोग तत्काल 20 में ही हम लोग जो पहला काम होता है कि उनका अमाउंट या ट्रांजेक्शन को फ्रीज कराएं, तो हम लोग सबसे पहले पैसे रिफंड की कार्रवाई कराते हैं। सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिविटी करते हैं और कितना अपने आप को एक्सपोज करते हैं, इस पे बड़ा रहता है कि सोशल मीडिया में एनालिसिस होता रहता है। फ्रॉड लोग हैं, सोशल मीडिया से ही नंबर उठाते हैं। आप लोग अपने कहना चाहिए एक्सपोजर के लिए, लोगों में फेम होने के लिए नंबर डालते हैं। उन नंबरों का यूज़ करके और अपने आपके जो डेटा का यूज़ करके, आपने जो पुरानी पोस्ट डाली है उसको एनालिसिस करके ही आपको टारगेट करते हैं। कई बार डर और ब्लैकमेलिंग के चलते लोग ठगी होने के बावजूद भी शिकायत दर्ज कराने से हाथ पीछे खींच लेते हैं। ऐसे मामलों में समझदारी यही है कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या अपने नजदीकी थाने में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज कराई जाए। आंकड़ों से साफ है कि साइबर क्राइम का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 2% मामलों में ही ऐसा पाया गया है जब किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर के हैक होने से साइबर ठगी हुई हो, यानी कि जागरूकता की कमी है। पुलिस दावा करती है कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में पैसों की रिकवरी भी की जा रही है, लेकिन पीड़ित संतुष्ट नहीं हैं। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि लोगों की जेब से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और कई बार ये जेब का मुद्दा लोगों की जिंदगियां भी छीन ले रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। योगेश पंडित साइबर एक्सपर्ट हैं, इनके अलावा मुकेश चौधरी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और अश्विनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमान हमारे साथ, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी आकाश भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आकाश, क्योंकि आप ही की ओर आना चाहूँगी, ये जो आंकड़े आए हैं चौंकाने वाले हैं, ताज़ा आंकड़े एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, और लोग किस तरह से यहां पर ठगी का शिकार हो रहे हैं। देखिए, आंकड़े महज 8 महीने के हैं। इस साल के शुरुआती 8 महीनों के आंकड़ों में ही पता चलता है कि किस तरह से, कितनी तेजी से जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, वो पैर पसार रहा है। और जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी जागरूकता की है। लोग जागरूक नहीं हैं, यही वजह है कि उनकी वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो सरकारी एम्प्लॉय हैं या जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सभी तरह के लोग ठगी का शिकार हुए हैं। जबकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या इन सब के मुकाबले कम है। यानी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद सभी तकनीकी को समझते हुए भी अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड को लेकर सही जानकारी अपने पास नहीं रखते हैं। क्योंकि साइबर फ्रॉड जिस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, वो तरीका कई बार बहुत सामान्य है। जिस मसले को अभी हम देख रहे थे, एक सामान्य कस्टमर केयर का नंबर था और उसकी बोलचाल भाषा अगर आप समझेंगे तो कहीं भी कस्टमर केयर का नंबर पता नहीं चलता। और कोई भी कस्टमर केयर आपको ये नहीं कहता है कि आप अपने बैंक का बैलेंस चेक करिए, लेकिन आपने बैंक का बैलेंस चेक किया और अगर किसी तरीके का एप्लीकेशन, जो एनीडेक्स तरीके का एप्लीकेशन है जिससे आपके मोबाइल का एक्सेस जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है, वो डाउनलोड कराया जाता है, तो आप इसी तरीके से ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक हों और सतर्क रहें कि किसी को भी ना तो OTP बताना है, ना पिन बताना है और ना ही इस तरीके की गतिविधियां करनी है जो संदेहजनक हो। हमने अभी स्टेट साइबर सेल के AIG वैभव श्रीवास्तव को सुना। लालच, आलस और डर, ये 3 फैक्टर हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होती है साइबर ठगी के मसलों में। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अधिकतर लोग, 92% लोग करीब ऐसे हैं जो लालच की वजह से ही ठगी का शिकार हुए हैं। तो सबसे पहले आपको लालच नहीं करनी है, किसी भी तरीके का लालच दिया जाए। क्योंकि अब समय के साथ साथ साइबर ठगों ने तकनीकी नई अपनानी शुरू कर दी है। पहले देखिए, लॉटरी के नाम पर लोगों को ठगा जाता था, चेहरा पहचानने के नाम पर ठगा जाता था। अब वो तरीका बदल गया है। अब आपको शेयर मार्केट का झांसा दिया जाता है कि आपको ये IPO पहले दे दिया जाएगा, हमारे पास इतने शेयर से आपको शेयर पहले मिल जाएंगे। और एक बड़ा जो
नया तरीका आया है वो है डिजिटल अरेस्ट, और डिजिटल अरेस्ट खास तौर पर लोगों को अधिक परेशान कर रहा है। डिजिटल अरेस्ट काफी ज्यादा परेशान करने वाला वो आ चुका है, क्योंकि लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर दिया जाता है, वो कहीं जा नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। योगेश जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, उस नाते अगर हम समझें, नए नए ट्रिक्स अपनाते जा रहे हैं साइबर ठग, और अब ताज़ा जो अपडेट आया है वो है डिजिटल अरेस्ट। लोग बहुत देर तक, घंटों घंटों तक बैठे रह जाते हैं, परेशान रहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है ये? देखिए, डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे मैटर्स आ रहे हैं, और जिसमें किसी एक रैंक्ड ऑफिसर का फोटोग्राफ या वीडियो मॉर्फ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डीप फेक वीडियोस बना के और लोगों को टारगेट करते हैं, जिसमें लोगों को अलग अलग तरह से उनके साथ स्कैम करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल तरीका है। वो पहले आप ही से पूछते हैं कि आपका क्या है, बेटा है, बेटी है। आपने कहा बेटा, तो उन्होंने यहाँ से जो फ्रॉडस्टर है उसने बोल दिया कि रेप चार्जेस हैं उस पर, आप आइए तुरंत। इस तरह से प्रेशर बिल्डअप करते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने अगर कहा बेटी है, तो उन्होंने कहा है कि ड्रग्स जा रहा है आपकी बेटी के पार्सल में, इस तरह की चीज़ें हैं। तो बेसिकली वो डर का उपयोग कर रहे हैं इम्पर्सोनेट करने के लिए, दोनों, जिसमें तकनीक अवेलेबल है और कानून का कोई डर नहीं है इनको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तकनीक के ही चलते यहाँ पर कानून का कोई डर नहीं दिख रहा है। और कानून की अगर बात करें तो मुकेश चौधरी जी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, ऐसे में कानून कहीं ना कहीं कमज़ोर है हमारा, लोगों के बीच जागरूकता की कमी भी है, और टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम बात करें कि जैसे अभी इसमें प्रोग्राम में डिस्कस भी हो रहा था कि जो लर्नेड लोग हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी काफ़ी शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो जो एजुकेशन है, जो हमारे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस एक मैंडेटरी सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो IITians हैं, वो भी टारगेट हैं। जो ब्रांच मैनेजर्स हैं, जो बैंक में पोस्टेड हैं, एक बैंक एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रूटीन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसका एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है कि उसके अंदर अपडेट्स होने बहुत जरूरी है, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके साथ में ये भी होना चाहिए कि रेगुलर जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, वो एक रेगुलर टाइम पीरियड पे करते रहें, क्योंकि एक रेगुलर एक्सरसाइज है। आज 3 महीने पहले अगर आपने कोई एक मैसेज देखा कि हाँ OTP शेयर नहीं करना चाहिए, और OTP शेयर करना मतलब फ्रॉड होता है, तो सिर्फ OTP शेयर करने वाले केसेस नहीं होंगे, ट्रेंड्स में चेंज हो जाएगा। हो सकता है कोई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे आपके फ़ोन में जो OTP फॉरवर्ड करने का काम करती है। अब आपने OTP किसी को नहीं भेजा, फिर भी आपके पैसे चले गए। तो हर कुछ महीनों में ट्रेंड और पैटर्न में चेंजेस आते हैं। तो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में तो जो असेंबलीज होती हैं, जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, उसमें डेली कुछ टिप्स और सिक्योरिटी और एडवाइजरी टिप्स देनी चाहिए। तो एक तो हमारे सोसाइटी का पार्ट बनना चाहिए। दूसरा क्या है कि घर में भी कल्चर डेवलप होना जरूरी है कि घर में फैमिली मेंबर्स जब साथ में गेट टुगेदर करें तो ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर जो ग्रैंडफादर है उसे नहीं पता, तो हो सकता है कि उनके जो ग्रैंडसन है, एक ग्रैंड डॉटर है, वो उनको समझा दें कि आजकल ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो काफ़ी जो एजेड लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ कई बार होता है कि उनका कोई व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके और वीडियो क्रिएट करके ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका जो फेस है वो एक पॉर्न वीडियो के साथ में कैप्चर हो गया, इसे इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाएगा। वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में उन्हें पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रेंड है, ये एक पैटर्न है, ये कोई ना कोई तो बताएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा। अब इंडियन जो IT एक्ट है, लॉ पे हम आते हैं। इंडियन IT एक्ट में अमेंडमेंट 2008 में हुआ था। 2008 के बाद में टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, 2024 आ गया, बट अभी नए अमेंडमेंट्स नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लैक्यूनास हैं। 3 साल तक की सजा होती है फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में। 3 साल तक की सजा में बेलेबल ऑफेंस है, उनको पुलिस को राइट्स नहीं है अरेस्ट करने के। हालांकि वो IPC के सेक्शंस यूज करके या भी जो BNSS आया है, जो न्यू लॉज आए हैं, वो लगा के कैसे भी उनको अरेस्ट करते हैं कुछ केसेस के अंदर।
बट इतने पावर है नहीं। तो आईटी एक्ट हमारा वीक है काफी। मतलब मैं बात करूं अगर, तो नाइजीरिया जैसे कंट्रीज हैं वहां उनके भी आईटी एक्ट इंडिया से बेटर हैं। ये सिचुएशन है। तो हमें अपडेट करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सो दैट अपराधियों में इसका डर हो और उन्हें मोटिवेशन नहीं मिले कि लॉ में जो लैकुनाज या लूप होल्स हैं उसकी वजह से वो मोटिवेट होकर क्रिमिनल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की ज़रूरत है और ऐसे स्ट्रांग हमें कानून बनाने की ज़रूरत है जो लोगों को डर जिसके चलते लोगों के अंदर पैदा हो। अश्विनी राणा जी, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात कही मुकेश जी ने कि हर समय समय पर लोगों को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, जागरूक करते रहना चाहिए। ऐसे में बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं जितने स्टाफ्स हैं उनको भी जागरूक करने की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार बैंक से पैसे उड़ रहे हैं। नहीं, बैंक वालों को भी, बैंक तो जागरूक है ही, बैंक तो अपने कस्टमर को भी रेगुलर इंटरवल के ऊपर एसएमएस अलर्ट भेजते रहते हैं कि भाई आप हमारे किसी ऐसे मैसेज को क्लिक मत करें, हमने कोई मेल नहीं भेजते हैं, हम कोई फोन कॉल नहीं करते हैं। तो बैंक और रिजर्व बैंक भी जो है समय समय पर सोशल मीडिया पे, मीडिया में उस तरह का जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करता था। लेकिन आपकी रिपोर्ट में ही सामने आया है कि 98% जो केसेस हैं वो लालच की वजह से हुआ है। अब लालच को कैसे आप रोकेंगे? लालच को तो जो एक हमारी स्वाभाविक प्रकृति बन चुकी है कि कहीं भी हमें कुछ मिलने लगता है। तो मेरा तो एक सजेशन ये भी है कि जो भी लोग नेट बैंकिंग करते हैं या कुछ बैंकिंग मोबाइल से करते हैं वो कृपया अपना एक अलग फोन रखें सिर्फ नेट बैंकिंग और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। उसमें बाकी कोई भी वो चीज को जो है ऑपरेट नहीं करें तो उनकी और भी सिक्योरिटी हो सकती है, वो बच सकते हैं थ्रेट से जो है। और दूसरा, ये कोई भी, जैसे अपने एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि उनका फ्रीक्वेंटली चेंज करते जा रहे हैं मॉडल ऑपरेंडी जो है, तो वो चेंज होता ही जाएगा। लेकिन हम किसी भी ऐसे उसमें ना फंसे। कोई भी मैसेज आया है, अभी आजकल जैसे वो बताया थे शेयर मार्केट में भी लोग कहते हैं जी हम ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप इसमें शामिल हो जाए। आप उसमें गए, आप उनके उसमें आ गए, तो इसलिए सावधानी भी जरूरी है, अवेयरनेस तो है ही है। लेकिन बड़ा अजीब है कि जब हम खुद ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपना जो डाटा है, स्टेटस है, तो नेचुरली फिर हम दूसरे को नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अश्विनी जी, क्योंकि आप जैसा कि कहते आए कि मैसेजेस के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है और जाहिर तौर पर मैंने भी देखा है, मेरे पास भी आते हैं, लेकिन क्या मैसेजेस काफ़ी होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इन मैसेजेस को, कंपनी के मैसेजेस को सीरियस नहीं लेते हैं और सीरियस जहाँ लेना चाहिए वहाँ नहीं लेते हैं, बल्कि गलत जगहों पर सीरियस ले लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बैंकिंग के लिए, नेट बैंकिंग के लिए एक अलग जो है फोन घर में रखा जाए, उसको उसी से बैंकिंग करें, अपने फोन से उसको जो है ऑपरेट मत करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी साइट विजिट कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज हम देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, जिसके कारण हम जो है ट्रैप में फंसे। बिल्कुल आकाश, क्योंकि लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि भोपाल में जो आंकड़े हैं, एक दिन में लगभग 17 केसेस साइबर फ्रॉड के दर्ज हो रहे हैं। इन आंकड़ों में पढ़े लिखे लोग भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इसमें महिला ज़्यादा इससे फंस रहे हैं या फिर पुरुष ज़्यादा इसमें फंस रहे हैं? कौन इनकी संख्या किसमें ज़्यादा है? देखिए, दोनों तरह के लोग हैं। जो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, वो भी इसका शिकार हो रही हैं। इसके साथ ही जो प्राइवेट जॉब करने वाले युवक युवतियां हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों का ही है। इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें पेंशन दी जाती है, पेंशन के नाम पर भी एक ठगी करने का तरीका जो अपराधी हैं उन्होंने इजाद किया है। इसके जरिए ट्रेजरी ऑफिसर बनकर बुजुर्गों को फोन किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपकी पेंशन रुक जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है और ये डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए, और इस तरीके से आपको बहला फुसला कर वो ठगी का शिकार बना लेते हैं। तो ठगी का दायरा आप समझिए कि किस हद तक है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इसकी जद में आ रहे हैं। और कई मरतबा जो हम देखते हैं वो ये होता है कि जब एक्सटॉर्शन जैसे मामले सामने आते हैं, जिसका जिक्र पहले भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ कर रहे थे, इस तरह के मामलों में लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाने और बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते हैं और ऐसे मामलों में लगातार वो
ठगे जाते रहें, उनके साथ ठगी होती रहती है, वो ठगों को पैसा देते रहते हैं लेकिन शिकायत तक करने नहीं पहुंचते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने नज़दीकी थाने में आप पहुंचें, शिकायत दर्ज कराएं। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, बाकायदा उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सटॉर्शन जैसे केसेस में जब व्यक्ति फंसता है तो फिर वो करोड़ों की ठगी होती है, लगातार आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, जबकि वो वीडियो सिर्फ फेक वीडियो है। और अगर आप सही समय पर पुलिस तक पहुंचते हैं तो संभवतः इतनी बिल्कुल बड़ी बहुत ज्यादा ठगी जरूरत से है आप सही बच समय पर सकते पुलिस हैं। तक पहुंचना, लेकिन लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस तक पहुंचने के बावजूद उनकी शिकायत सिर्फ रजिस्टर्ड होती है और आगे की कार्रवाई बहुत स्लो होती है, और कई बार ऐसे परिवार भी होते हैं जो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। योगेश पंडित जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या ऐसा नहीं लगता है कि साइबर ठगों के लेकर सतर्क करने के लिए कुछ मुनादी करानी चाहिए, लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने चाहिए, क्योंकि मैसेजेस और कॉल से जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सिर्फ मैसेजेस और इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने की बात नहीं है, लोग भी उसमें इंटरेस्ट लें और लोग उसको एक अहम मुद्दा समझें। मेरे साथी हैं जो मुकेश जी, जिन्होंने बताया, बहुत अच्छी एक बात कही कि परिवार में इसको आप एक साइबर कल्चर डेवलप कर लें, एक बातचीत की तरह से। जब अपन खाना खाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो जनरेशन गैप के कारण भी आपको जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जो पोते का दादाजी से बात करने वाली बात कही थी, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस बात को। इसी तरह से वैभव सर ने जो बात करी थी, जो उन्होंने आपको पॉइंट बताया कि भाई लालच बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस या फिर तुरंत एकदम से पैसा डबल हो जाने वाली स्कीम से प्रलोभित ना होके खुद भी आप अवेयर रहें, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हर इंफॉर्मेशन को आप सच ना मान बैठें, डिजिटल साक्षर हों तभी आप का काम चलेगा। इसके लिए अब सबसे अच्छी बात यह है कि भारत शासन ने प्रधानमंत्री जी की जो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना है, इसमें रूरल एरियाज तक हर उस व्यक्ति को जहां इंटरनेट पहुंच रहा है वहां पर डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता पहुंचाना मैंडेट हो गया है। ये एक बड़ा स्टेप है अवेयरनेस में। बिल्कुल, ये बड़ा स्टेप ज़रूर है, लेकिन जो आंकड़े हम देख रहे हैं उन आंकड़ों में ये पता चल रहा है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, बाकायदा उन्हें ही ज़्यादातर ठगा जा रहा है। मुकेश जी, आपकी ओर आना चाहूँगी कि लालच तो एक बड़ी वजह निकल कर सामने आई है और जाहिर तौर पर इसके अलावा और कोई वजह हो भी नहीं सकती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से लोगों को ठगने की कोशिश की जाती है। तो तमाम तरह के अलग अलग एक पैतरे अपनाए जा रहे हैं और ये अपडेट होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर भी एक ऐसे लॉ यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। तो किस तरह के लॉ बनाया जा सकता है? मैम, लॉज में तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रॉड, अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी का मैसेज भी देता है तो आईटी एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है जिसके अंदर वो कवर हो पाता है, क्योंकि ऑफेंसिव मैसेज कवर करने के लिए एक सेक्शन हुआ करता था 66A, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। अब वो सेक्शन है नहीं, तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करता हमारा आईटी एक्ट, जो कहीं पैटर्न नहीं है। अगर कोई यहाँ पे ऑनलाइन हरासमेंट कर रहा है तो हरासमेंट को कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा, हरासमेंट क्या है। अगर कोई आपको इंटरनेट पे रेगुलरली जितने भी आप अकाउंट्स बनाओगे, नए नए अकाउंट से स्टॉक करके नए नए अकाउंट से आप ब्लॉक करते हो, फिर भी आपको स्टॉक करते रहते हो, तो कहीं पे स्टॉकिंग को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइबर क्राइम्स के अंदर, क्योंकि हम तो अभी सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड एक बहुत छोटा सा पार्ट हो गया क्राइम का, बट क्योंकि ये ज्यादा लोगों से ठगे जाते हैं, ठगी बड़ी हो जाती है, पीड़ित ज्यादा लोग होते हैं और न्यूज में ज्यादा आता है, इसलिए ये वाले मामले ज्यादा हो रहे हैं। अदरवाइज क्या है कि बहुत सारे जो केसेस अदर कैटेगरीज हैं साइबर क्राइम की, वो रिपोर्ट हो रही हैं और वो परिवाद में कंप्लेंट के अंदर ही रजिस्टर होकर रह जाती है, एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो केसेस हैं जो कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, जब तक कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक मिनिस्ट्रीज को नहीं पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ एक्चुअल केसेस आ रहे हैं, और मिनिस्ट्रीज को जब तक हाईलाइट नहीं होगा तब तक उसको सीरियसनेस नहीं आएगी, और उसी के अकॉर्डिंगली पुलिस डिपार्टमेंट को भी रिसोर्सेज जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं मिलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एफआईआर कम है, नंबर ऑफ कंप्लेंट ज्यादा है। तो अभी भी हार्डली आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 से 5% तक ही जो केसेस हैं वो उन्हें दर्ज किया जाता है, बाकी 95% से भी ज्यादा केसेस को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है।
अगर हम इसको 20% या 30% तक भी लेके जाएंगे तो भी हमारे पास रिसोर्सेज बेटर हो जाएंगे। बिल्कुल, कहीं तो ना ये कहीं इसे एक बड़ी बिजनेस खामी है। भी माना जा सकता है, क्योंकि जी जब हाँ, और तक जैसे शिकायत पूरी तरह से नहीं दर्ज हो पाती है, लोगों की शिकायत सुनी नहीं जाएगी, तब तक कहीं ना कहीं लोगों को जो फ्रॉड हैं, फ्रॉडुलेंस अपनाते हैं, उनके अंदर डर भी नहीं पैदा होगा। अश्विनी राणा जी, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सजेशन दिया कि लोगों को अपने बैंकिंग के लिए एक अलग फ़ोन यूज़ करना चाहिए और बाकी कामों के लिए अलग फ़ोन, लेकिन हर परिवार, हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो दो तरह के फ़ोन इस्तेमाल करे। आखिर वो लोग फिर क्या करें? नहीं, आप आजकल तो जो स्मार्टफोन है बहुत सस्ते हो गए हैं, आप उसको घर में रख सकते हैं। मतलब उसके लिए बहुत आपको बड़ा फोन नहीं चाहिए। लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं अपने के ऊपर, तो ठीक है, लेकिन अगर जिसको अपनी सिक्योरिटी करनी है तो उसके बारे में सोच सकता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं कई बार कि आपने बिल पेमेंट कर दिया हुआ है, आईजीएल का बिल पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, लेकिन आपके पास मैसेज आएगा, आपका दिमाग क्यों नहीं घूमता कि भाई मैं तो बिल पेमेंट कर चुका हूं और ये मैसेज से मेरा क्या मतलब है। तो हमको थोड़ा अपने दिमाग को भी खुला रखना है कि भाई मैं तो बिल पेमेंट कर चुका हूँ, या मैंने कोई इंश्योरेंस ली नहीं, फिर मेरे पास इंश्योरेंस का मैसेज क्यों आ रहा है। मतलब इस तरह के जो मैसेज है या इस तरह की जो लालच है या इस तरह को जो फंसाने के ट्रिक है, ये आनी चाहिए। अब मैं भी, मेरे पास भी कभी ऐसा मैसेज आईजीएल का ही एक बार आया, उसके बाद तुरंत मैंने वो वीडियो बनाई, क्योंकि मैं वीडियो शेयर करता हूं, तो मैंने लोगों को बताया। कई लोग उसके कारण से बच गए, नहीं तो वो फोन करेंगे तो तुरंत वो ट्रैप में आ जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अवेयरनेस की कमी हर किसी के अंदर नज़र आती है, लेकिन कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो इंसान उस सिचुएशन में फंसा होता है, उस टाइम उसका दिमाग उस लेवल तक काम नहीं कर पाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अगर इस तरह से बेवकूफ़ बन जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जागरूकता की कमी है। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी दर्शकों से भी यही लगातार अपील की जा रही है कि आप सभी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल किसी के साथ साझा ना करें, ओटीपी साझा ना करें और सतर्क रहें और फ्रॉड से बचें।